नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असर के बीच देश में ब्लैक फंगस का संकट लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं जो सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच ब्लैक फंगस को लेकर एक स्टडी की गई है जिसके मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोविड मरीजों में कॉमन है। दरअसल ये स्टडी 210 मरीजों पर की गई है जिसमें सभी को एंटीबायोटिक्स दिया गया था। इसके बाद ये लोग ब्लैक फंगस का शिकार हुए। मध्य प्रदेश के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के डॉक्टर वीपी पांडे ने इस स्टडी को लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं उनमें सिर्फ 14% में ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया था, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ही ब्लैक फंगस के पीछे मुख्य कारण बताया था। तो वही डायबिटीज के मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन स्टडी में 21% ऐसे मरीज मिले जिनमें डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं थे। ब्लैक फंगस के मरीजों में एक और चीज जो पाई गई है वो ये है कि अधिक मात्रा में स्टीम लेना, जी हां, ये भी किसी मरीज के लिए हानिकारक हो सकती है। आईएमए के कोची चैप्टर के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव जयवर्धन ने इसको लेकर भी चेताया है। उन्होंने कहा कि शरीर में एक लेयर है जो हमें एक तरह से बैक्टीरिया से बचाती है, लेकिन अधिक मात्रा में स्टीम इसको नुकसान पहुंचाती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे कि पहले तो कोरोना से हम लड़ रहे हैं और दूसरा उसके बाद ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, और अब कोरोना से बचने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स थे, जो सावधानियां थी, जिनकी पालना न सिर्फ हम और आप बल्कि कई लोग कर रहे हैं, जैसे गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करना, 2 गज दूरी बना के चलना, मास्क का प्रयोग करना, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था भाप लेना, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाप लेने से हमारे फेफड़ों में जो कंजेशन होता है, जो कफ जमता है, वो पिघलता है और इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे फेफड़ों को ये जो स्टीम है ये थोड़ा ताकतवर बनाती है। लेकिन अब स्टीम के बारे में एक स्टडी हुई है कि ज़्यादा मात्रा में स्टीम लेना भी ब्लैक फंगस को न्योता देना है। क्या कहना चाहेंगे सर? कृपया लाइन। चंद्रसेन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं पा रहे हैं। उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना का ये प्रकोप फैल रहा है, इसके साथ साथ अब एक नई बीमारी भी इस कोरोना के साथ साथ लोगों को परेशान कर रही है और देश में लगभग 9,000 से भी ज्यादा इस बीमारी के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। अब ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है, इसके बारे में तमाम तरह की स्टडी की गई है। किसी स्टडी में यह बताया जा रहा है कि ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस हो रहा है, और अब एक नई स्टडी सामने आई है कि अगर आप स्टीम लेते हैं तो स्टीम की वजह से भी आप ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए, कि हमें कोरोना ना हो जाए, और अभी इस समय पूरे देश में जो मौसम परिवर्तन चल रहा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं हम कह सकते हैं कि ताउते तूफान के चक्कर में, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते, और अब एक और तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सक्रिय हो रहा है। तो इन तूफानों के चक्कर में, पश्चिमी विक्षोभ के चक्कर में मौसम परिवर्तन हो रहा है। कभी सर्दी बढ़ रही है, कभी वापस से गर्मी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है। मौसम परिवर्तन के कारण भी खांसी जुकाम के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, और क्योंकि कोरोना का प्रकोप इस समय चल रहा है, इसलिए कोरोना से बचने के लिए, खांसी जुकाम को जल्दी ठीक करने के लिए हम बिना डॉक्टरी सलाह के हम तमाम सिक्योरिटी मेजर्स अपना रहे हैं, जैसे स्टीम लेना हुआ, गर्म पानी पीना हुआ, या फिर केमिस्ट से जाकर अपने आप जाकर बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना हुआ। अब इन सभी वजहों को अगर हम चिकित्सीय सलाह के बिना अगर हम ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये हमारी शरीर पर क्या कुछ इफेक्ट डालेगी। और ऐसे स्टीम अगर हम बिना किसी चिकित्सीय सलाह के ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो इससे भी ब्लैक फंगस के बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा स्टडी में दावा किया गया है।
तो वही इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए जिन डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के इस पर स्टडी करी है वो डॉक्टर वीपी पांडे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीपी पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पांडे जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि आपकी ही ये स्टडी है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण भी सर्दी खांसी जुकाम इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और क्योंकि कोरोना ऑलरेडी हमारे देश में चल रहा है इस वजह से अक्सर ये देखा गया है कि या तो चिकित्सीय सलाह से या फिर बिना चिकित्सीय सलाह के हम कई सारी दवाइयां लेते जा रहे हैं। वो उनमें एंटीबायोटिक भी शामिल है, स्टेरॉइड भी शामिल है और सबसे ज्यादा चलन जो इस समय देखा जा रहा है वो गर्म पानी और स्टीम का देखा जा रहा है। अब स्टीम से भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के चांसेस आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है पांडे जी? दरअसल इसको हम नहीं कह सकते हैं कि स्टीम के कारण से बहुत ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं जी। दरअसल ब्लैक फंगस के मामले इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है इसमें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारणों की तो विवेचना की जा रही है। पिछले 10-15 दिन से इन केसेस के बारे में यह सोचा जा रहा है कि इनको बहुत ज्यादा संख्या में स्टेरॉइड्स दिए गए हैं मरीजों को। इस बार जितनी आवश्यकता थी उससे कई केसेस में 10 गुने तक ज्यादा इनको एंटीबायोटिक्स बहुत सारे दिए गए हैं और ये एंटीबायोटिक्स भी इनमें दूसरा संक्रमण रोकने के लिए दिए गए थे। और साथ में ही हमारे यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटिक थे, जिनका डायबिटीज भी इस बीमारी के साथ में अनियंत्रित हो गया। तो डायबिटीज, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के जब इनके बारे में सोचा जा रहा था तो इन तीनों कारणों से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है तो इस फंगस का, जो कि सामान्य रूप से वातावरण में ही विद्यमान है, किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण नाक से ही होता है। तो यह माना जा रहा था कि इन मरीजों को क्या सीधा सीधा संबंध इनके स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और डायबिटीज के कारण से है। हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों में जिस हिसाब से मरीज तेजी से बढ़े हैं, उनमें से कई मरीजों को हम लोगों ने जो उनकी हिस्ट्री स्टडी की है उसमें यह देखने में आया है कि कईयों को डायबिटीज भी नहीं रही है। कई तो दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें से लगभग 40% मरीज तो कभी अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुए कोविड के लिए, अर्थात ना तो उन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए, ना ही एंटीबायोटिक्स और ना ही उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह भी सूंघी है, तब भी उनमें ये कोविड देखने को आ रहा है। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि शायद इन मरीजों में इसका कारण वायरस के द्वारा हो रहा कोई सीधा संक्रमण ही है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है। और इस बारे में ही हमारे देश के सारे विद्वान, जो भी वैज्ञानिक हैं, इसके बारे में इस समय ज्यादा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से ये आपने जो स्टडी करी है वो वाकई में हमारे देश के उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की, और ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि जो चिकित्सक जो इस कोरोना का इलाज कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्टडी काफ़ी काम की। और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ये है कि अगर क्योंकि कोरोना का डर लोगों के अंदर बहुत है, जो आए दिन जो वो खबरें देख रहे हैं और कभी ना कभी वो भी इस कोरोना से 2-4 हुए, भले पहली लहर के समय हुए होंगे या इस समय जो दूसरी लहर चल रही है, उनके आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त जो कोरोना के चलते हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जिनकी हालत क्रिटिकल है, उसको देखते हुए एक अनजाना डर लोगों में है और इसीलिए लोग बिना सोचे समझे सीधे केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें भाई हल्का खांसी जुकाम है, आप दवा दे दीजिए। अब वो एंटीबायोटिक दे रहा है या स्टेरॉइड दे रहा है और कितने mg की है, उसको खाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में लोग नहीं सोच रहे, बस अंधाधुंध दवाइयां खा रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यह बिल्कुल सही है। अधिकतर लोग जो छोटे मोटे लक्षणों के लिए भी शायद डायरेक्ट केमिस्ट से दवा ले रहे हैं या अपने आप ही अपने दोस्तों के द्वारा या मीडिया के बाकी रास्तों से इकट्ठा किया हो जो इलाज का एक पर्चा है वो लेकर के घूम रहे हैं। इन सभी में एंटीबायोटिक्स एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 रहते हैं। स्टेरॉइड की मात्रा लगभग सभी पर्चों में दिखाई देती है और इस प्रकार से ये मरीज जो अपने आप ही एंटीबायोटिक खा रहे हैं या अपने आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, ये तो उनके लिए घातक हो ही रहे हैं जी। वायरस का प्रकोप होने पर भी स्टेरॉइड सिर्फ दूसरे हफ्ते में ही तब दिए जाने चाहिए जब शुरू 5 दिन के बाद भी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो या उसकी लगातार खांसी बनी हुई हो या उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा हो जी। अनावश्यक रूप से लिए गए ये स्टेरॉइड उनकी रोग से लड़ने की क्षमता तो कम कर ही रहे हैं, साथ साथ जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ये है कि स्टेरॉइड खुद भी डायबिटीज का बनाने वाला एक कारण रहते हैं। डायबिटीज का कारक तत्व भी स्टेरॉइड्स रहते हैं जी। तो जब ये शुगर अनकंट्रोल रह रही है
यही कारण है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे अभी तक के 210 मरीजों के विवेचन से निकली है वह यह है कि लगभग 40% मरीज बीमारी के दौरान भर्ती भी नहीं हुए जी। वे अपने घर पर ही रहे, तब भी उनको इस समय म्यूकर का संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए तो हमको वास्तव में बहुत ज्यादा जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि मरीज अपने आप कोई भी स्वयं इलाज न कराए, स्टेरॉइड्स को तो अपने आप बिल्कुल भी ना ले, और तभी हम म्यूकर को सही समय पर पहचान करके इसे रोक सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना था कि ब्लैक फंगस के बारे में कई अफवाहें भी चल रही हैं और बार बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर सोशल मीडिया का ज्ञान। तमाम तरह की चीज़ें इस व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर चल रही है और इसमें ब्लैक फंगस का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कई जगह हमारे घर में जो फर्नीचर रखा है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रखा है, उस तक का इसके अंदर कहा जा रहा है कि उस पर अगर गंदगी जमी है थोड़ी देर में वो फंगस में बदल जाती है और यही ब्लैक फंगस है। इस तरह की तमाम चीज़ें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चल रही है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तो कोरोना से बचाव के लिए लोग क्या करें, और सबसे बड़ी बात, ब्लैक फंगस एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है या फिर उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए? दरअसल ब्लैक फंगस एक म्यूकर है और यह म्यूकर सामान्य रूप से हमारे वातावरण में भी विद्यमान रहता है। जी। वातावरण में यह विद्यमान समझिए जैसे जो आपका स्टूडियो वहां पर है या मेरे क्लिनिक में है या हर कमरे में रहता है या हवा में घूमता रहता है। जी। हवा के संपर्क में आने पर यह जीवंत नहीं रहता बल्कि स्पोर्स इसके बन जाते हैं। ये स्पोर्स अपने आप में जीवित नहीं रहते हैं। इनको कहीं भी एक गीला या नम और एक अंधेरे जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहां पर ये ग्रो कर सकते हैं। जी। तो उसी कारण से जब भी ये किसी जैसे मान लीजिए मेरे मुंह में या मेरे नाक में इस समय यह फंगस होगा, लेकिन अगर मेरे रोग से लड़ने की क्षमता सही है तो यह किसी भी प्रकार से हमको रोग नहीं करता है। जी। रोग तभी होगा जब इस क्षेत्र की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी, जो कि स्टेरॉइड्स या डायबिटीज या एंटीबायोटिक्स के कारण से हो सकती है। जी। तो जब भी कभी यह नाक में आता है तो अगर इसे एक उपयुक्त माहौल मिल जाता है अपने आप को बढ़ाने का, तो वहां पर चिपक करके ये ग्रो करता है और वहां से ब्लीडिंग शुरू होती है। जी। यह ब्लीडिंग ब्लड जो इकट्ठा होता है, ये इशार बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में, यह इशार काले रंग का रहता है, इसलिए इस फंगस को हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। यह विद्यमान तो हर जगह है। जी। इससे बचने का तरीका यह है कि हम अनावश्यक रूप से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल न करें और एंटीबायोटिक्स न लें, तभी हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी भी वायरस से अपने आप को बचा पाना ही इससे पूर्ण तरह से संक्रमण मुक्त होने का असली इलाज रहेगा, क्योंकि वह तथ्य ढूंढने के लिए सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि कई मरीज जो घरों में ही रहे, जिन्हें स्टेरॉइड्स भी नहीं लिए, जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिए, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं लगी या जिन्हें डायबिटीज भी नहीं है, उनमें भी अगर ये संक्रमण हो रहा है कोविड होने के बाद, तो कोविड वायरस में ही कोई ऐसा कारक तत्व है जिसके कारण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। तो बीमारी को रोकने का तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। अपने आप को तब तक बचा के रहिए जब तक आपका वैक्सीनेशन ना हो जाए, और वायरस को बचाने के तो हम जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से यही 3 तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने आप हाथों को धोते रहना। लेकिन अब जो हमको एक अचूक हथियार वैक्सीनेशन के रूप में मिला है, वैक्सीनेशन के द्वारा हम कोविड से बचेंगे और जब कोविड से बचेंगे तभी इस प्राण घातक फंगस से बचेंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा, कोविड में बचने की संभावना 98% रहती है, लेकिन अगर किसी को ये ब्लैक फंगस हो जाता है तो इसमें उसकी मृत्यु की संभावना अगर यह नियंत्रित होती है तो 50% से 90% तक रहती है। जी। दूसरा, इसका इलाज बेहद महंगा है और बहुत मुश्किल से उपलब्ध है। इसमें बार बार ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हम सबको इसको रोकने के लिए पहले कोविड को रोकना पड़ेगा, और कोविड को रोकने के लिए हमारे पास जो रामबाण अब उपलब्ध है वैक्सीनेशन, वो हम सब लोग कराएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस हिसाब से डॉक्टर वीपी पांडे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ब्लैक फंगस के बारे में साझा करी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? जी उमंग, बिल्कुल जिस तरीके से मई एक अच्छी खबर देता दिखाई दे रहा था कि कोरोना का जो सेकेंड लेयर है उसका प्रभाव कम होता जा रहा था, लगातार मौतें कम होती जा रही थी, लेकिन एक और गहराई और संकट बढ़ गया संक्रमण का कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के रूप में ब्लैक फंगस के लगभग 9,000 के मामले
देखने को मिले हैं भारत में, और उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में आ गया। इसी कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको महामारी घोषित किया और अधिनियम के लिए लिया कि इनका फ्री में इलाज कराया जा सके। देखिए, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में अंतर इतना है कि ब्लैक फंगस जो है उसके लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। वो नाक, मुंह और आंख के अलावा मस्तिष्क में भी असर करता है, तो वो बहुत भयावह होता है, वो दिखता है। लेकिन व्हाइट फंगस के मामले इसलिए ज्यादा अभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। वो लंग्स पे बैठता है और जैसे दही की जैसे सफेद लेयर वो जमा देता है, और वो उसका अभी किसी भी टेस्ट में नहीं उसकी पकड़ होती है, इसलिए व्हाइट फंगस के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। जैसा डॉक्टर ने बहुत अभी अच्छी सलाह दी और जानकारी भी दी, तो एक इसी चीज में एक जानकारी मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जो ब्लैक फंगस बढ़ने का कारण है, मुख्य कारण है, वो मास्क भी है। मास्क जो लोग ज्यादा समय तक लगाते हैं उसको ठीक से धुलते नहीं या सैनिटाइजर से ही उसको काम कर लेते हैं। तो एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया, मैंने रिपोर्ट को पढ़ा डीपली, तो उसमें ये भी था कि अगर मास्क लंबे समय तक यूज करते हैं बिना धुले हुए तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ जाते हैं, खासतौर से उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या शुगर का लेवल हाई होता है। तो नियमित रूप से मास्क जो कि डबल मास्क के लिए गाइडलाइन में कहा गया है, तो जो अंदर का मास्क है वो रोज बदलना चाहिए, और जो ऊपर का मास्क है, जो मोटा मास्क होता है, उस पर जो परतें जम जाती हैं उसको भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए। उसे सैनिटाइजर लगाने से काम नहीं चलेगा, यही हमारे नाक के जरिए अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वो संक्रमण में ब्लैक और व्हाइट फंगस में इसके परिवर्तन हो जाता है, और वो उसको आसानी से, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको अपने उसमें आगोश में ले लेता है, और फिर वो गंभीर बीमारी के रूप में दिखाई पड़ता है। उमंग, इस हिसाब से अभी डॉक्टर वीपी पांडे ने भी बताया और अभी आपने भी बताया कि मास्क का अत्यधिक प्रयोग, वो भी उसे बिना साफ करे भी ब्लैक फंगस को बढ़ावा देने का एक, हम कह सकते हैं कि बहुत आसान रास्ता है ब्लैक फंगस के लिए। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए चंद्रसेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।